हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज वोकेबुलरी डे 2 है। आज की भी इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड सीखेंगे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में और आपकी वोकेबुलरी इन्हेंसमेंट में। तो आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड देखिए। आज का पहला वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ऑडेशियस का मतलब होता है वेरी बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, निडर। पहले इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए, चोर ने क्या करा, एक बहुत ही ऑडेशियस काम कर दिया कि उसने जो है बैंक को लूट लिया। डे लाइट क्या होता है? दिन में। और ऐसे भी आता है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट क्या होता है? दिन दिहाड़े। ये भी एक ईडियम है, मतलब दिन दिहाड़े बैंक को लूटने का एक ऑडेशियस अटेम्प्ट था ये। अच्छा, आपको पता है ऑडेशियस को हम और कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक इंसान के पास बड़ी अच्छी सी नौकरी है। अब वो कहता है कि भाई मेरे को ये छोड़नी है और मुझे अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है। तो सेंटेंस सुनेगा, मैंने बोला ही मेड एन ऑडेशियस डिसीजन टू क्विट हिज जॉब। मतलब उसने एक बड़ा ही साहसी फैसला कर लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी है। अब एक होता है ना कि घर में इतनी अच्छी सैलरी आ रही है, हर महीने आएगी, नहीं तो फिर तुमने छोड़ दिया, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो ये भी ऑडेशियस है। और इसका एक मतलब आपने यहाँ पे पढ़ा, शॉकिंगली कॉन्फिडेंट। ऑडेशियस का मतलब ये होता है कि आप कई बार इतना बोल्ड हो जाते हैं कि वो शॉकिंग साउंड करता है, वो रूड लगता है। कई बार शायद आपने ऐसा सुना हो, मैंने कहा इसको देखो तो सही, इसका ढीठपना जो होता है ना, एक ढीठ वर्ड है हिंदी का, वो भी यही है। मैंने कहा लुक एट हिज ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी जो है ये एक नाउन है। लुक एट हिज ऑडेसिटी मतलब आप उसकी बोल्डनेस को देखिए। एक सेंटेंस और सुनेगा, जैसे मैंने बोला हाउ ऑडेशियस ऑफ यू टू स्पीक लाइक दैट। मतलब ये तुम इतना कितने बोल्ड हो कि तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। अब मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए उसने प्रिंसिपल को ही क्रिटिसाइज कर दिया सबके सामने, तो ये भी बड़ा ही ऑडेशियस ऑडेशियस अटेम्प्ट है। या हाउ ऑडेशियस ऑफ हिम टू स्पीक टू द प्रिंसिपल लाइक दैट। मतलब उसने प्रिंसिपल से ऐसे बात कर ली। ठीक है, यहाँ ये लिख देती हूँ, हाउ ऑडेशियस ऑफ यू, हाउ ऑडेशियस ऑफ यू, कि तुमने ऐसे बात करी या तुमने ये काम करा। क्लियर है? अच्छा, तो ऑडेशियस को हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर लेते हैं और नेगेटिव भी यूज कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पॉजिटिव यूज किया गया या नेगेटिव यूज किया गया। ओके, अब हम, अच्छा इसके लिए भी मैंने कुछ एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल निकाला है, हम उसको पढ़ लेते हैं, मैं रिलेट करती हूँ, आप देखिएगा। Seized by bank car stolen back by its owner in an audacious move। बैंक ने एक किसी की कार सीज कर ली होगी। सीज क्या होता है? जब्त करना। और जिसकी कार सीज हुई ना, उसके मालिक ने अपनी कार दोबारा चुरा ली, मतलब चोरी कर ली। तो आप देखिए उसका ये कितना एक ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब कितना बोल्ड मूव है ये। ठीक है, करें नेक्स्ट वर्ड। आइए फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब समझते हैं क्या? स्वीकार करना, मानना। पहले एक सेंटेंस सुनो, जैसे मैंने बोला आई एक्नॉलेज द फैक्ट दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम एट फॉल्ट। मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है, मेरी गलती है। पहले इसको पढ़ते हैं। ही एक्नॉलेज हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब उसने अपनी गलती सबके सामने ऐसे मान ली। और सुनिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस सुनेगा पहले, जैसे मैंने कहा मेरा ना बॉस बड़ा अच्छा है, सैलरी भी मेरे को ठीक देता है, बट ना वो कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता मेरे एफर्ट्स को। मतलब मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ वो कभी नहीं कहेगा तुमने कुछ करा है। एट द एंड ऑफ द डे हमको डांट ही पड़ रही है। तो मतलब उसने कभी एक्नॉलेज ही नहीं करा है। समझ रहे हो? अच्छा और सुनो, जैसे मैंने कहा मम्मी आप कभी एक्नॉलेज भी कर लिया करो कि मैंने कुछ करा है। मैं आपके साथ कितना भी काम करा दूं आप यही कहोगे तूने करा क्या, सारा काम तो मैंने खुद ही करा है। समझ रहे हो? और आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को ईमेल भेज दिया और मैंने उसको लिखना है कि भाई बता दियो तेरे को ईमेल मिल गई ना, तो कैसे लिखते हैं? काइंडली एक्नॉलेज दिस ईमेल। काइंडली एक्नॉलेज दिस ईमेल। पहले बोलते होते थे काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस। तो अभी क्योंकि डिजिटल है सारा, तो हम क्या बोलते हैं? काइंडली एक्नॉलेज दिस ईमेल। और आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा, अब जब आपने उस डिलीवरी को लिया तो ओटीपी आप देते हो, तो वो जो ओटीपी आप दे रहे हैं वो भी एक डिजिटल एक्नॉलेजमेंट है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जो है वो अपना पार्सल रिसीव कर लिया है। क्लियर है? अच्छा इसके लिए भी कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। Acknowledging the obvious, Russia reacts to US waiver on oil amid Iran war। रशिया ने रिएक्ट करा है, जो यूएस ने छूट दी है किस पे? तेल पे, ईरान वॉर के चलते। अमिड का मतलब होता है के बीच में।
ठीक है। अब रशिया क्या बोल रहा है कि भाई जो चीज फर्स्ट थी ना वो भी एक्नॉलेज कर ली है। अब यहाँ से पढ़े, ये देखो, उसने बोला कि चलो द यूएस डिसीजन इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन ऑयल सप्लाईज टू ग्लोबल मार्केट्स। रशिया बोल रहा है कि चलिए जो यूएस ने अभी जो ये फैसला दिया है इससे जो है हमारी इम्पोर्टेंस जो ग्लोबल मार्केट में है ना उसको पहचान लिया गया, मतलब वो रिकॉग्नाइज कर लिए। तो एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार करना, ये मानना, क्योंकि रशिया क्या बोल रहा है, दैट द ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है कभी स्टेबल ही नहीं रह सकती हमारे तेल के बिना। इज इट ओके? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैक स्टैब। देखिए, आपको पता है स्टैब का मतलब क्या होता है? स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना। स्टैब का मतलब क्या होता है? छुरा घोंपना। जैसे उसने उस पे वार किया, ही स्टैब्ड हिम, तो सेंटेंस ऐसे बन जाता है, ये बी आ गया, ही स्टैब्ड हिम, मतलब उसने, मतलब कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ऐसे मार दिया तो उसको स्टैब किया। अब ये वर्ड क्या है? बैक स्टैबिंग करना। बैक स्टैबिंग क्या होता है? किसी की पीठ पीछे वार करना, मतलब किसी को धोखा देना, किसी को बिट्रे करना। बिट्रे का मतलब क्या होता है? विश्वासघात करना, किसी की पीठ पीछे उस पे वार करना। बिट्रे क्या है? विश्वासघात कर रहा किसी को, स्पेशली व्हेन, क्योंकि जब वो आपको विश्वास करते हैं, किसी को छुप करके नुकसान पहुंचाना। अब सेंटेंस पढ़िए, क्या? सच्चे दोस्त कभी बैक स्टैबिंग नहीं करते। एक लाइन सुनिएगा, एन ओपन एनिमी इज बेटर देन अ फॉल्स फ्रेंड। एक खुला दुश्मन कहीं अच्छा है एक झूठे दोस्त से। क्यों? क्योंकि एक जो झूठा दोस्त है ना, ही बैक स्टैब्स यू, वो आपकी पीठ पे वार करता है। ओके, बैक स्टैबिंग क्या होती है? क्लियर? अब इसके लिए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट क्या होता है? लालच देने वाली चीज, समथिंग जो आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए करो। ट्रैप क्या होता है? फंसाना। अब देखो, चूहेदानी क्या होती है? रैट ट्रैप। अब जब चूहेदानी के अंदर मान लीजिए हमने कोई टमाटर का टुकड़ा लगा दिया, कोई ऐसे क्रम लगा दिया, हमने रोटी का कोई टुकड़ा लगा दिया, तो आपने क्या किया? वो आपने बेट सेट कर दी। पहले इसको पढ़ लें। फिशरमैन ने क्या करा? उसने इसको वर्म्स पढ़ना है, वर्म्स का इस्तेमाल करा, एज अ बेट यूज किया उसको कि मछली पकड़ने के लिए। जैसे शेर को पकड़ना है, बकरी लगा दी, तो बकरी क्या है? वो बेट है। और आपने ऐसे एक टर्म पढ़ी होगी, क्लिक बेट। क्लिक बेट क्या होता है? कई बार आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे जैसे सोशल मीडिया पे कोई, जैसे माने यूट्यूब पे कोई वीडियो है, तो वीडियो के ऊपर कई बार थंबनेल या टाइटल ऐसा दिया होता है कि तुमको उसको पढ़ करके लगता है कि भाई देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा कि 7 दिनों में 7 किलो वजन कम, तो बोलो यार ये ऐसा क्या बता रहा है, तो वो क्लिक बेट है। अब एक सेंटेंस लिखते हूँ, जैसे मैंने बोला कि डोंट फॉल फॉर क्लिक बेट, मतलब क्लिक बेट के चक्कर में मत पड़ना ऑन सोशल मीडिया। क्लिक बेट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है बैकन। बैकन का मतलब क्या होता है? इशारे से बुलाना। टू कॉल समवन बाय अ जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? इशारा, ठीक है, स्पेशली विद द हैंड, जो हाथ से करा हुआ है। जैसे मैंने कहा इधर आ जा, तो व्हाट आई डिड, आई बैकएंड हिम, ठीक है। जैसे मैंने कहा वेटर को बुला लो, बैकएंड द वेटर। इसको पढ़े, द टीचर बैकएंड द स्टूडेंट टू कम फॉरवर्ड। टीचर ने बोला कि आगे आ जा। इज इट ओके? अब हम ना ये 2 वर्ड और समझेंगे। ये वर्ड क्या है? बैकएंड, ये तो इशारे से बुलाना हो गया है ना। फिर ये वर्ड है बीकन। बीकन क्या होता है? अ गाइडिंग लाइट, ठीक है। जैसे लाइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस सर्व एज अ बीकन, किसके लिए? जहाजों के लिए जो रात को चल रहे होता है, ठीक है, तो बीकन। और आपको पता है जो ये एम्बुलेंस वगैरह पे लाइट्स होता है, इनको हम फ्लैशिंग लाइट बोल सकते हैं, बीकन लाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये वर्ड क्या है? ये बेकन। बेकन किसका मांस होता है? सुअर का। सुअर का साइड का जो मांस होता है और जो बैक का मांस होता है उसको हम बेकन कहते हैं। जो उसके पेट का मांस होता है वो पॉर्क होता है। अब फटाफट से इसको सुन लेंगे। बैकन इशारे से बुलाना, बीकन गाइडिंग लाइट, ये बेकन। बेकन किसका मांस होता है? ये सुअर का, ठीक है। बेकन किसका मांस होता है? ये सुअर का, ही लिख लीजिएगा। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रह जाना किसी चीज से। और एक इसका मतलब होता है ग्रीफ स्ट्रिकन, जब आप बहुत ज्यादा वाले दुख में हैं, जब आप बहुत ज्यादा वाली परेशानी में हैं। पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लें।
अपने पापा की डेथ के बाद ना उसको लगा कि वो मतलब बहुत उसने bereft फील करा, bereft मतलब बहुत खालीपन महसूस करा, बहुत दुखी था वो। और समझिए, जैसे कई बार ना ऐसे बोलते, जैसे मैंने बोला कि तेरी बातों में कोई लॉजिक है, योर आइडियाज आर bereft ऑफ लॉजिक। bereft के बाद प्रेपोजिशन हमेशा से ऑफ आएगी, योर आइडियाज आर bereft ऑफ लॉजिक। इसको लिख देती हूँ पूरा, योर आइडियाज आर bereft ऑफ लॉजिक। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा उसकी आंखों में कोई खुशी ही नहीं थी, her eyes were bereft of joy, her eyes were bereft of joy। तो इसकी यहाँ पे इसका मतलब वंचित है, मतलब खुशी नहीं थी, किसी चीज की कमी होना और किसी चीज से वियोगिता, वियोग करना मतलब दुख करना किसी चीज में, ठीक है। लेफ्ट विदाउट समथिंग इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर लॉस, जब आप अकेले रह जाते हैं नुकसान के बाद, ये भी इसका एक मतलब है, ठीक है। करें नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वर्ड है ब्रूस्क। ब्रूस्क का मतलब समझते हैं रूखा, रफ बिहेवियर। जैसे मैंने बोला कि शी इज अ लिटिल ब्रूस्क विद मी, मतलब मेरे साथ तो उसका बिहेवियर रफ ही है। एक और सुनो, मैंने कहा थोड़ा पोलाइट तरीके से बात कर लो, डोंट बी ब्रूस्क विद गेस्ट्स, बी पोलाइट, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। उसने ब्रूस्क टोन में बात करी, His brusque tone offended many people in the meeting। मतलब उसकी ब्रूस्क टोन ने जो है ना सबको ऑफेंड कर दिया मीटिंग में। जैसे मैंने कहा कि उसने अपने बॉस की नाराजगी मोल ले ली, He incurred the displeasure of his boss। क्यों ले ली? क्योंकि उसकी टोन ब्रूस्क थी। क्लियर है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा, सम्मान, शान। अब सुनो, जैसे मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है, तो कैसे बोलूंगी? इट्स बीनीथ माई डिग्निटी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। समझ रहे हैं? अब देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, जब आपको लगता है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता तो मुझे जैसे मर्जी ट्रीट कर लो। अब देखो, एवरीवन डिजर्व्स टू लिव विद डिग्निटी। सबको हक है, डिजर्व होता मतलब सब इस बात के लायक है कि वो शान से जिए, वो इज्जत से जिए। और आपको पता है कभी वो जो कोर्ट का फैसला आया डाई विद डिग्निटी हरीश राणा वाले केस में, डाई विद डिग्निटी क्या है? अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सबको जो है इज्जत से मरने का हक भी है, ठीक है। मैंने कुछ इससे रिलेटेड निकाला है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ अभी। ये पढ़ेंगे, हिज राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब उसको हक है इज्जत से मरने का। एम्स ने इनिशिएट कर दिया है पैसिव यूथनेसिया प्रोटोकॉल फॉर हरीश राणा। आप सबको पता होगा एक सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है जिसमें पैसिव यूथनेसिया देने की परमिशन दे दी गई है। यूथनेसिया क्या होता है? यूथनेसिया होता है मर्सी किलिंग। मर्सी, ये यूथनेसिया क्या होता है? ये होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग होती है मतलब किसी पे दया दिखाते हुए उसको मार देना। अगर कोई इंसान किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है, तो उस समय पे उसको मारने की परमिशन देना, वो क्या है? वो पैसिव यूथनेसिया है। यूथनेसिया जो है वो दो तरीके से होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में क्या होता है कि कोई इंजेक्शन दे करके या कोई और दवा दे करके अगर किसी को मार दिया जाए तो वो एक्टिव यूथनेसिया है। पैसिव में क्या है? पैसिव में जो है कोई ऐसे इंजेक्शन या दवाई दे करके नहीं मारा जा रहा है। इसको पढ़ता है यहाँ पे क्या है, इसमें रिमूव कर लेते हैं क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। मतलब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है जिसके ऊपर उसको रखा जा रहा है उसको निकाल देते हैं, उससे उसको हटा लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथनेसिया। अच्छा, इसको पढ़िए, यहाँ इसको पढ़ लेते हैं आगे। जो ही हैज बीन इन अ वेजिटेटिव स्टेट सिंस 2013, पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ से। ऑन मार्च 11 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है राणा राइट टू डाई विद डिग्निटी, और उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप रिमूव कर लें क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, क्योंकि वो जो है वेजिटेटिव स्टेट में थे। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? जब आप जाग रहे हों लेकिन आपको पता कुछ नहीं लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट है, ठीक है। क्योंकि वो 2013 से वेजिटेटिव स्टेट में थे आफ्टर अ फॉल फ्रॉम 4th फ्लोर ऑफ हिज पीजी अकोमोडेशन लेफ्ट हिम, जिससे उनको हेड इंजरीज आई थी। और वो 100% क्या थे? क्वाड्रीप्लीजिक। क्वाड्रीप्लीजिक समझते हैं? जब एक इंसान अपने हाथ और पैर मतलब परमानेंटली नहीं हिला सकता क्योंकि उसकी जो स्पाइनल कोड है उसमें इंजरी हो गई है सिवियर, ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी। इज इट ओके? तो डिग्निटी भी क्लियर हो गया और यहाँ पे हमने यूथनेसिया की भी बात कर ली थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बल्कि।
बल्कि क्या होता है, बहुत बड़ा और भारी, लार्ज, हैवी, डिफिकल्ट टू कैरी और मूव। जैसे ऐसे पहले इसको पढ़ते हैं, द बॉक्स वॉज टू बल्की टू कैरी अलोन। ये टू बल्की टू कैरी का मतलब क्या है, इतना भारी था कि अकेले आप उसको अकेले नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे पहले बल्कि होते थे कंप्यूटर्स, बल्कि वो चीज़ भी होती है जो मतलब भारी है, बड़ी है और जगह भी ज़्यादा ले रही है, उसको भी हम बल्कि कह देते हैं। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन्स बल्कि होते थे, बल्कि मतलब बहुत भारी-भारी होते थे। और ऐसे हम इंसानों के लिए भी बात कर लेते हैं कि थोड़ा बल्कि सा है, बल्कि मतलब जो ऐसे तुमको लगे कि भारी भरकम इंसान है, वो बल्कि है। ठीक है? ऐसे बल्कि स्वेटर्स भी होते हैं, बल्कि कपड़े भी होते हैं। इज़ इट ओके? तो बल्कि का मतलब भारी। अच्छा, आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि भैया तुम बल्क में ऑर्डर दे दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। बल्क होता है अगर तुम लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। मतलब 1-2 चीज़ों, मतलब ये नहीं कि तुमने 1-2 आइटम खरीदी तुमको लेस मिल गया। तुम खरीद लो 50 आइटम, 100 आइटम, तो यू विल बी गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है? तो वो क्या है, वो बल्क है। बल्क मतलब ज़्यादा, तो बल्कि मतलब भारी, ज़्यादा। जो भारी भरकम शब्द है वो यही है, बल्कि। इज़ इट ओके? अब देखो जैसे ये बॉक्स बल्कि है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। एक सेंटेंस सुनना, देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली में एक अभूतपूर्व जो है वो बदलाव आया है। जैसे अभी अब डिजिटल पेमेंट देखिए, कितना ज़्यादा करने लग गए लोग, डिजिटली पे करते हैं अभी। तो डिजिटल पेमेंट्स में एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको पढ़ लें, कंट्री ने क्या सामना करा, एक ऐसी क्राइसिस क्या होती है, ऐसी संकट की घड़ी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली, ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है, अगर एक बीमारी किसी एक देश में या पूरी दुनिया में फैल जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। जैसे कोविड था या स्वाइन फ्लू था बच्चों, वो क्या है, वो पेंडेमिक है। ठीक है, मतलब ऐसा क्राइसिस तो कभी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, हार मान लेना, टू सरेंडर और स्टॉप रेजिस्टिंग। ठीक है, जैसे मिलिट्री फोर्सेस ने हार मान ली तो हम क्या कहते हैं, कैपिचुलेट कर दिया। द आर्मी वॉज फोर्स टू कैपिचुलेट। आर्मी को जो है वो कैपिचुलेट करने के लिए धक्का करा गया कि अब तुम लोग हार मानो, आफ्टर लूजिंग द बैटल, युद्ध हारने के बाद। अच्छा, इसके लिए हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी सबको। इसको पढ़िए। इफ, देखिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है ना, तो हमने इसको ऐसे पढ़ना है, इफ द इरानियन रेजीम डजंट कैपिचुलेट। मतलब अगर ईरान हार नहीं मानता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने जो है ना 3 अनअपीलिंग ऑप्शंस रहेगी। अनअपीलिंग मतलब 3 खराब विकल्प हैं उसके सामने। या तो ये पीछे हट जाए, आफ्टर डिग्रेडिंग ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करने के बाद, मतलब कम करने के बाद, उसको नुकसान पहुंचाने के बाद। चलिए इसको और नहीं पढ़ते, अभी इतना ही पढ़िए आप। ठीक है, ये तो फिर तुम कहोगे कि मैम बहुत ज्यादा हो गया, बोर हो गए। इफ द इरानियन रेजीम डजंट कैपिचुलेट, मतलब अगर ईरान वाले हार नहीं मानते हैं तो यूएस के सामने 3 विकल्प रहेंगे। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, तो कैपिचुलेट, तो गिव इन। नेक्स्ट वर्ड है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है चालाकी से बच निकलना। ठीक है, मतलब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई सर्कल है, तुम ऐसे सर्कल में गोल गोल घूम करके ऐसे बाहर निकल गए, मतलब जब तुम चालाकी से बच करके आ गए तो क्या हो गया, वो सरकमवेंट बोलते हैं। अब देखो, ही ट्राइड टू सरकमवेंट द रूल्स, ये आप अक्सर पढ़ेंगे ऐसे कि उसने जो है वो रूल से बच निकलने की कोशिश करी ताकि मेरे को परमिशन मिल जाए, मतलब परमिशन लेने के लिए उसने रूल से चालाकी से बच करके निकल गया। अच्छा, इसके लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, हाई कोर्ट ने क्या करा है, निंदा करी है स्टेट्स की। स्लैम का मतलब क्या होता है, निंदा करना। हाई कोर्ट ने स्टेट्स की निंदा करी है कि स्टेट्स क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट के आदेश आए थे उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो सरकमवेंट का मतलब क्या है, चालाकी से बच करके निकलना या उनको नजरअंदाज करना, उनको दरकिनार कर रहे हैं कोर्ट के आदेशों को। किसके ऊपर, जो स्टाफ को परमानेंट करने की बात पर। स्टाफ रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टाफ को जो परमानेंट, जो टेम्परेरी स्टाफ था अगर उसको परमानेंट करने की बात है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफ रेगुलराइजेशन। तो हाई कोर्ट निंदा कर रहा है स्टेट्स की कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोर्ट की रूलिंग्स को सरकमवेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको दरकिनार कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आइए। ये नेक्स्ट वर्ड है सिटाडल। इसका मतलब होता है किला, दुर्ग। आपको पता है पहले जमाने में क्या होता था,
जैसे मान लीजिए पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग ना, एक मतलब स्ट्रॉन्ग कासल ऑन हाई ग्राउंड, वो मतलब एक ऊंची जगह पे एक स्ट्रॉन्ग कासल बना देते थे। उसका उद्देश्य क्या होता था कि अगर कल को आर्मी अटैक कर दे तो जो लोग हैं वहाँ के, वो वहाँ पे शरण लेने जा करके, तो उसको हम गढ़ कहते थे। तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटाडेल। ठीक है, अब इसको पढ़िए। द सिटी वॉज बिल्ट अराउंड, इस शहर को जो है वो बनाया गया एक स्ट्रॉन्ग सिटाडेल के आसपास। ये जो है, ये जो किला है, ये क्या है? ये सिटाडेल है। और इनको हमेशा से ऊंची जगहों पे ही बनाते थे ताकि दुश्मन के लिए अटैक करना आसान ना हो। ठीक है, और ये क्या? ये शहर बस रखा। अब जो हिंदी का वर्ड है ना, गढ़, वो भी एक्चुअली में क्या है? सिटाडेल। आप कई बार ऐसा भी पढ़ लेंगे, जैसे ऐसे लिखा होता है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इट्स अ सिटाडेल ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग का गढ़ जो है ना, वो ये यूनिवर्सिटी है। इज इट ओके? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड आइए। नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? टू ऑफिशियली रिमेंबर। अगर हम किसी भी घटना को ऑफिशियली याद कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम कमेमोरेट कर रहे हैं। हम याद कैसे कर सकते हैं? कोई इवेंट करा के, कोई स्टैचू बनवा करके। ठीक है, तो हमने क्या करा? उसको कमेमोरेट करा। जैसे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, अ स्टैचू वॉज बिल्ट, एक स्टैचू बनाया गया टू कमेमोरेट हिज 50th एनिवर्सरी, उसकी 50वीं एनिवर्सरी को मनाने के लिए। इज इट ओके? तो हिंदी में वही है, स्मरण करना, स्मृति में मतलब कोई मतलब कोई इवेंट सेलिब्रेट करना। ठीक है, इज इट ओके? टू रिमेंबर एंड ऑनर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी को, किसी भी घटना को याद करना, कोई सेरेमनी करा करके, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके, कोई स्टैचू बना करके, तो वो क्या हो गया? वो कमेमोरेट करना हो गया। इसको भी पढ़ लेते हैं। हर साल लोग क्या करते हैं? कमेमोरेट करते हैं द सोल्जर्स, उन सोल्जर्स को जो युद्ध में मर गए। इज इट ओके? अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक आर्टिकल रखा हुआ है, खोल करके पढ़ते हैं हम इसको। आइए, ये आर्टिकल है, ये सुनिए क्या है। तिब्बतन क्या कर रहे हैं? तिब्बतन कमेमोरेट कर रहे हैं किसको? अपराइजिंग डे। अपराइजिंग डे क्या होता है? विद्रोह वाला दिन। मतलब ये वो दिन था जब तिब्बतन्स ने जो है ना, विद्रोह करा था चाइनीज के खिलाफ, तो अभी वो उसको मना रहे हैं सब। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है डैपर। डैपर किसके लिए बोलते हैं? लड़कों के लिए वर्ड आता है। वैसे इसकी हिंदी होती है बनाटाना। जो लड़का तुमको लगे कि बहुत स्टाइलिश दिख रहा है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, बढ़िया से तैयार होकर के आए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डैपर। ठीक है, अब इसको पढ़ो। ही लुक्ड वेरी डैपर इन हिज वाइट सूट, मतलब पूरा वेल ड्रेस था, ऐसे डैपर लग रहा था। इज इट ओके? क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। अच्छा देखिए, इसको हम किससे याद करेंगे? डिसीव से। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो डिसेप्टिव क्या होता है? धोखा देने वाला। ठीक है, मिसलीडिंग है जो चीज, जो आपको फॉल्स इंप्रेशन दे रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। चेहरे तो हमेशा धोखा देते हैं, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए किसी के। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। ठीक है, इज इट ओके? मतलब नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के चेहरे पे मत जाओ कि चेहरा ऐसा है तो ये ऐसे होगा। क्लियर? तो डिसेप्टिव क्या है? धोखा देने वाला। हिज फ्रेंडली स्माइल वॉज डिसेप्टिव, उसकी स्माइल जो है वो डिसेप्टिव थी। करें नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वर्ड है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सट्रीमली टेस्टी, बहुत ज्यादा वाला टेस्टी। डिलिशियस, डिलेक्टेबल। सेंटेंस सुनिए। जैसे मैंने बोला, खाना कैसा था? हाउ वाज द फूड? इट वाज डिलेक्टेबल। ठीक है, डिलेक्टेबल केक मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब, बहुत बढ़िया। वेरी डिलिशियस एंड एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू टेस्ट, जो टेस्ट में बड़ा अच्छा लग रहा। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलेक्टेबल डिजर्ट, मतलब उसने बहुत टेस्टी स्वीट डिश बनाई। डिजर्ट मतलब स्वीट डिश। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेविस्टेट। डेविस्टेट का मतलब क्या होता है? तबाह करना, बर्बाद कर देना। टू रूइन, रूइन भी यही होता है, तबाह करना, बर्बाद करना। देखिए, अर्थक्वेक ने क्या करा? पूरे गांव को तबाह कर दिया। और आप ना ऐसा कई बार पढ़ेंगे, ऐसा लिखा रहता है ना, आई एम डेविस्टेटेड, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वो यही है, आई एम डेविस्टेटेड। और कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि इसके जो है ना, इट मे कॉज डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स। डेविस्टेटिंग मतलब इसके तबाही वाले परिणाम आएंगे।
ठीक है, इसके लिए भी कुछ पढ़ेंगे हम, छोटा सा एक आर्टिकल इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, माधुरी दीक्षित ने ना एक ट्वीट करा था सरोज खान की डेथ पे। आई एम डेवेस्टेटेड बाय द लॉस ऑफ माई फ्रेंड एंड गुरु सरोज खान। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा सब खत्म हो गया। मैं हमेशा से ग्रेटफुल, क्या होता है, एहसानमंद रहूंगी उनके काम के लिए, और उन्होंने जो मुझे मदद करी मेरी पोटेंशियल तक मुझे पहुंचने में, और संसार ने जो है एक अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सन खो दिया है। मैं आपको याद करूंगी, और मेरी कंडोलेंसेस टू द फैमिली। ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो वोकेबुलरी सीखने के लिए हमेशा से रेडी रहते हैं, जो बहुत पैशनेट है वोकेबुलरी लर्निंग को लेकर के। और ये वीडियो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।